जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, और ये भी ज़मीन और प्रॉपर्टी से ही संबंधित है। आपके पास 1 कट्ठा भी ज़मीन है, 2 कट्ठा भी ज़मीन है, 2 बीघा है, 4 बीघा है, 10 बीघा है, या फिर थोड़ा सा ही ज़मीन है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप देखते होंगे छोटी छोटी वजह के लिए लोग मुकदमा लड़ते रहते हैं कोर्ट में, और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल मुकदमा लड़ते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि ज़मीन विवाद होता है और लोग मुकदमा लड़ते हैं, और कारण बताऊंगा कुछ, और उस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो ये विवाद से आप बच सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है, और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आपको पहले बता रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन जो आया था उसमें से पहला क्वेश्चन ये आया है, मैं उठाया हूँ, बहुत ही खास क्वेश्चन है, कई लोगों ने किया है, इसीलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं। मतलब पहला सवाल है कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल मैं ये उठाया हूँ कि क्या दाखिल खारिज कराना जरूरी है। बहुत लोग दाखिल खारिज नहीं करा पाते किसी कारण से। और तीसरा सवाल मेरे पास है कि जमाबंदी क्या है, उसमें नाम होना क्यों जरूरी है। मतलब जमाबंदी क्या है और उसमें नाम होना क्यों जरूरी है। और चौथा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लैंड अमेरिका में ज़मीन विवाद क्यों नहीं होता है। ये जो यूरोपियन कंट्री में देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सभी देशों में ज़मीन का विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद क्यों नहीं होता है, क्यों केस नहीं होता है इन सभी के संबंध में। तो सारी जानकारी आपको दूंगा। मैंने आपको बताया कि वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है। आप स्किप करेंगे फिर आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगी, तो आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और मैंने आपको बताया कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना जरूरी है। आप लाइक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा ना भी लगे तो भी लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखिए। जो भी आपके मन में है सवाल, प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप जो भी सवाल करते हैं मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं, और जिस सवाल का मैं जवाब नहीं देता हूं, आप देखते होंगे कि जिस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ किसी कारणवश, और बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसी प्रकार से उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ ताकि हर लोग इसको देख सके और हर कोई इसका लाभ उठा सके। अगर पर्सनल जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो भी सवाल करते हैं तो अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें। कभी कभी होता क्या है कि राज्य विधि अलग होता है, कोई स्टेट का कानून अलग होता है, स्टेट लेवल का, तो मैं उसको भी बताने का प्रयास करूँगा। आप अपना स्टेट का नाम अगर लिखते हैं तो मैं वो आसानी से आपका जवाब दे सकता हूँ, या फिर उस टॉपिक पर आसानी से वीडियो बना सकता हूँ। तो पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ आपको कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं। तो दाखिल खारिज बता दूँ आपको कि कोई ज़मीन आप खरीदारी करते हैं, या फिर आप अपने पैतृक संपत्ति बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, और उसको आपस में बंटवारा करके, भाइयों में, चाचाओं में बंटवारा करके, और अपने अपने नाम से जो हिस्सेदारी करते हैं, तो फिर उसे दाखिल खारिज कराना होता है, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। आपने म्यूटेशन सुना होगा, अंग्रेजी में इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो लोग म्यूटेशन भी अपने अपने नाम से कराते हैं, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो अपने अपने नाम से दाखिल खारिज करा के, अपने नाम से जमाबंदी करा के रसीद कटाना जरूरी होता है। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़मीन आपने खरीदारी किया है या फिर आपस में बंटवारा किया है, दादा, परदादा, पिता, किसी के नाम से, जो मैंने आपको बताया, तो जब कराते हैं तो उसके बाद आपको उसका म्यूटेशन कराना होता है, दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज क्यों कराते हैं, सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो दाखिल खारिज इसलिए कराते हैं कि आप जब ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो वो तो एक एग्रीमेंट हुआ, डीड हुआ। आप कोर्ट में जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, और वहाँ पे ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक है, करा लिए, स्टाम्प पेपर पर होता है, रजिस्टर्ड करके रजिस्ट्रार आपके नाम से डीड बनाकर दे देता है, आपकी रजिस्ट्री हो गई। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो तहसील में होता है, जो पटवारी के पास होता है, कर्मचारी के पास होता है, जो सरकारी दस्तावेज जिसे बोलते हैं, वहाँ नाम चेंज कराना जरूरी होता है। तो दाखिल खारिज हम उसी को बोलते हैं कि जब आप रजिस्टर्ड डीड लेकर, केवाला लेकर, बैनामा लेकर, ये लेकर जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं आप रजिस्ट्री के बाद, और वहाँ पे उस दस्तावेज में अगले का नाम हटाकर, जिसने आपको ज़मीन दिया या फिर जहाँ से बंटवारा करके आया है दादा परदादा के नाम से, तो उन लोगों का नाम हटा के आपका नाम वहाँ पे चढ़ाया जाता है, उससे हम दाखिल खारिज कहते हैं। जब तक आप ये दाखिल खारिज नहीं कराएंगे वो ज़मीन आपकी नहीं मानी जाएगी।
वो रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके पास केवाला भी रहेगा, बैनामा भी रहेगा, रजिस्टर्ड डीड भी रहेगा। लेकिन अगर 12 साल तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो फिर आपको काफ़ी समस्या आ जाएगी। होगा क्या कि फिर आपको कोर्ट में सामना करना पड़ेगा मुकदमा का, क्योंकि आप जब 12 साल के बाद दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो उस व्यक्ति को नोटिस करेगा आपको तहसील से उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा, या फिर कोर्ट में भी जाते हैं तो उस व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा जिसने बेचा है कि आपने सही में ज़मीन बेचा है या फिर आपके पिताजी ने बेचा है। अगर ऐसा वो मना कर देता है या फिर ये बोल देता है कि मेरे पिताजी ज़मीन रजिस्ट्री किए थे, वो तो है ही नहीं, अब किए या नहीं किए मुझे नहीं मालूम, तो फिर मामला फंस सकता है। इसीलिए तत्काल दाखिल खारिज जरूरी होता है। या फिर आप बंटवारा करते हैं तो तत्काल दाखिल खारिज करा के अपने अपने नाम से करा ले। तो अपने अपने नाम से इसीलिए दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। दाखिल खारिज का मतलब ही होता है, दाखिल खारिज का नाम क्यों पड़ा, मोटेशन को दाखिल खारिज क्यों कहते हैं, मतलब कि आपका नाम वहाँ पे दाखिल होगा और जिसके नाम से पहले से है उसका नाम वहाँ से खारिज किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम दाखिल खारिज पड़ा। मतलब कि आपका नाम वहाँ पे चढ़ा के उसका नाम हटा दिया जाएगा जिससे आपने ज़मीन खरीदा, या फिर जिसके नाम का था और बंटवारा करके आपको मिला, अपने हिस्सेदारी मिला तो आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से दूसरा सवाल लेते हैं आपको कि दूसरा सवाल यह है कि क्या दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि बहुत ही कंपल्सरी है, दाखिल खारिज कराना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है। इसे अगर नहीं कराते हैं तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ जो भारत में आप देखते हैं, हमारे देश में आप देखते हैं, हर स्टेट का लगभग मामला है। हर स्टेट में जाएंगे तो आप जब कोर्ट में जाएंगे, दीवानी अदालत में जाएंगे, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो पता चलेगा मुकदमा जितने भी है, जितने सारे मुकदमा है, ज़्यादातर आपको इसी से संबंधित मिलेगा। बंटवारा से संबंधित, ज़मीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा से संबंधित, इसी टाइप का ज़्यादा मुकदमा मिलेगा कि लोग ज़मीन लिखा लेते थे, रजिस्ट्री करा लेते थे, दाखिल खारिज 20 साल 25 साल 30 साल लोग नहीं कराते हैं। बहुत लोग तो जानकारी के अभाव में नहीं कराते हैं। लोग को लगता है ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन मेरी हो गई, या फिर लोग ये सोचते हैं कि 10 पंच को बैठा लिए, ज़मीन आपस में बंटवारा कर लिए, अपने अपने बंटवारा करके घर बना लिए, हो गया बंटवारा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके दादा परदादा या फिर किसी के नाम से प्रॉपर्टी है, आप भाइयों में बंटवारा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से ज़मीन रहता है। वैसे कर करके 2-3 पीढ़ी अगर बीत जाता है और अपने अपने नाम पर आप नहीं कराते हैं तो होता क्या है कि बाद में इतना विवाद बढ़ जाता है। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता है कि मेरे परदादा का नाम क्या था, और उसे साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में वह ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में भी हो सकती है, सरकारी नाम से भी सर्वे में आ सकता है, आपका रिकॉर्ड ख़त्म हो सकता है। या फिर आपने अगर आपस में बंटवारा करके मोटेशन नहीं कराते हैं तो फिर आपसे विवाद, केस मुकदमा हमेशा लगा रहेगा। आप लोगों के पीछे कोई ज़्यादा कब्जा कर लिया, कोई कम कब्जा कर लिया, या फिर कोई बंटवारा को नहीं मान रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कोर्ट ही उसका सहारा बचेगा। लेकिन आपसे बंटवारा करके उसे मोटेशन अपने अपने नाम से करा लेते हैं, दाखिल खारिज अपने अपने नाम से करा लेते हैं, तो इन विवादों से आप बच जाएंगे। अब अगला सवाल लेते हैं कि जमाबंदी क्या है, जमाबंदी क्या है और उसमें नाम होना क्यों जरूरी है। तो यह भी दाखिल खारिज से ही संबंधित है। जमाबंदी एक सिंपल सा चीज़ है। आप जब दाखिल खारिज कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं तो दाखिल खारिज आप करा लेंगे तो वह तहसील से होता है। यह भी मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को मालूम नहीं कि कहाँ होता है। तो आप तहसील में इसके लिए अप्लाई करेंगे। तहसील मतलब सर्किल ऑफिस, जिसे हम अंचल कार्यालय बोलते हैं। तो वहाँ अंचलाधिकारी बैठते हैं जिसे हम तहसीलदार भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से दाखिल खारिज होता है। अब दाखिल खारिज तो वहाँ से करके दे दिया जाता है आपको। तो दाखिल खारिज होता क्या है कि दाखिल खारिज जब वहाँ से हुआ और जिस रजिस्टर में आपका नाम चढ़ा वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है। तो वहाँ से फिर आता है वो कर्मचारी के पास, राजस्व कर्मचारी, जो कहीं कहीं पटवारी भी बोलते हैं, जो रसीद ज़मीन का काटता है। तो जो जिस रजिस्टर पर उसको चढ़ाते हैं, मतलब जिस रजिस्टर पर नाम काट के अगला का और आपका चढ़ाते हैं, जिससे आप ज़मीन खरीदे उसका नाम काट के आपका नाम चढ़ाते हैं, या फिर आपके बाप दादा का नाम काट के आपका नाम से होता है वह ज़मीन किया जाता है, आपके नाम से दाखिल खारिज किया जाता है। और वहाँ पे जो नाम चढ़ाया जाता है, जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को जमाबंदी रजिस्टर बोला जाता है। मतलब उसी को हम जमाबंदी बोलते हैं। जो रिकॉर्ड वहाँ पे बनाया जाता है उस रिकॉर्ड को हम जमाबंदी बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पे नाम आपका दर्ज हो गया तो समझिए जमाबंदी में नाम दर्ज हो गया। वो बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जमाबंदी में नाम आपका दर्ज हो गया तो पक्का पुख्ता ऑन रिकॉर्ड आपके नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाता है, वो ज़मीन हो जाता है। तो इसीलिए जमाबंदी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो दाखिल खारिज जो कराते हैं तो जमाबंदी रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होकर दाखिल खारिज होकर रसीद काट के आपको मिल जाता है, उसे ही जमाबंदी बोलते हैं। जमाबंदी में नाम चढ़ गया तो हर साल आप जाकर वहाँ पर रसीद कटा सकते हैं, लगान का पैसा भरेंगे वहाँ पर, या फिर जो बोलते हैं वहाँ पर हल्का कर्मचारी के पास जाते हैं या फिर पटवारी के पास जाते हैं और जो शुल्क भरते हैं, जिसे हम राजस्व शुल्क भी कहा जाता है अपने ज़मीन प्रॉपर्टी का, और रसीद जो काट कर देते हैं उसे हम लगान रसीद बोलते हैं, या फिर मालगुजारी रसीद बोलते हैं, या फिर ज़मीन का टैक्स का रसीद बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो जमाबंदी रजिस्टर से ही देख के काट के दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है।
तो उसे हम जमाबंदी बोलते हैं। और आगे आ जाते हैं, आगे है आपको बता रहे हैं कि अमेरिका इंग्लैंड में ज़मीन विवाद क्यों नहीं होता। तो आपको बता दूं कि भारत में यही कारण है ज़मीन विवाद का। क्या कारण है? दाखिल खारिज, ज़मीन में फर्जीवाड़ा, लोग दाखिल खारिज नहीं करा पाते हैं। जब बंटवारा ज़मीन करते हैं तो अपने अपने नाम से लिखित रूप से बंटवारा नहीं करते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, शहर की बात तो छोड़ दीजिए, शहर में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो 90% लोग आपस में कर लेते हैं हिसाब किताब, अपने हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता तो कोर्ट से भी कर लेते हैं। लेकिन गाँव की बात बोल रहा हूँ, अक्सर गाँव में 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके परदादा के नाम से ज़मीन है, जो अंग्रेज के ज़माने से पहले मर गए। किसी का दादा के नाम से ज़मीन है, किसी का पिता के नाम से ज़मीन है, और परिवार 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग का परिवार हो गया है। लेकिन लोग लिखित में बंटवारा अभी तक नहीं किया। होता क्या है, दादा के नाम से ज़मीन है, आपके पिताजी 2-3 भाई है, बोलते क्या है, भाई ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, सब अपनी अपनी जगह पर घर बना लेते हैं। और जहाँ पे खेती का ज़मीन है वहाँ भी बांट के दे दिया जाता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ले लो खेती करो। सब बंटवारा बराबर बराबर कर लेते हैं, खेती करते रहते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं, सब अपने अपने बच्चों में भी बांट देते हैं। पता चलता है ज़मीन किसके नाम से है? परदादा के नाम से। अब किसी के नाम से लिखित बंटवारा नहीं हुआ, किसी के नाम से अलग अलग दाखिल खारिज नहीं हुआ, किसी के नाम से मोटेशन नहीं हुआ, किसी का अपना अपना रसीद नहीं कट रहा है। उसमें होता क्या है कि कोई बंदा ज़मीन बेच भी लिया, कोई बंदा किसी के नाम से भी कर दिया। अब कर रहा है, बाद में क्या है, बंटवारा को नहीं मानेंगे, हम वहाँ लेंगे तो हम वहाँ लेंगे, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। इसी में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और मामला कोर्ट तक पहुँचता है, और आपस में लड़के ही 20-20 साल, 30-30 साल सारा प्रॉपर्टी भी गंवा लेते हैं, पैसा भी गंवा लेते हैं, और दुश्मनी भी पाल लेते हैं भाइयों में, चाचाओं में। तो ये सब बहुत बेकार है। सबका कारण यही है आपको कि लिखित रूप से ना बंटवारा करते हैं, ना लिखित रूप से लोग मोटेशन कराते हैं। बहुत लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि ज़मीन खरीद लिए, ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं अपने नाम से, और कवाला लेकर, रजिस्टर्ड डीड लेकर, रजिस्ट्री पेपर लेकर घर में रख देते हैं, और उन्हें पता भी नहीं है कि इसका दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है। उन्हें लगता है रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन मेरी हो गई, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यह ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये तो आपको रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री का पेपर मिल गया, रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज होता है, जो जमाबंदी रसीद होता है, जो तहसील में रिकॉर्ड होता है, उसमें आपका नाम नहीं चढ़ा है। इसी वजह से आपको हमेशा दिक्कत आएगी और आपके नाम से वो ज़मीन नहीं हो पाएगा। बाद में 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद जिसकी ज़मीन है वो दोबारा उस पर दावा बोल सकता है, दोबारा उस पर दावा कर सकता है, और आपसे कोर्ट ये पूछेगी कि 20 साल से आप कहाँ थे, 20 साल से आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं कराया। आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा व्यर्थ गंवाना पड़ेगा, हो सकता है कि उस ज़मीन से भी हाथ धोना पड़े। तो आपको बताता हूँ अमेरिका, ब्रिटेन और ये इंग्लैंड वगैरह में क्यों नहीं विवाद होता है। तो इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि वहाँ जो है, वहाँ होता क्या है कि वहाँ पर जो भी ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला होता है ना, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन। जैसे कि आपने आधार बनवाया, आपने यहाँ आधार बनता है तो वहाँ पे आप फिंगर देते हैं, आइज देते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ देते हैं, सिग्नेचर देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। उसके अलावा मोबाइल नंबर देते हैं जिस पर OTP आता है, तभी कंफर्म होकर आपका आधार बनता है या फिर आधार कार्ड निकाल सकते हैं। इतना सारा सिक्योरिटी दिया जाता है, मतलब कि जब तक आप ना चाहे आपका आधार रिकॉर्ड कोई निकाल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, या फिर उसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकता है जब तक कि आप फिंगर नहीं देंगे। ना आपका एड्रेस कोई बदल सकता है दूसरा आदमी, ना आपका नाम कोई बदल सकता है, ना डेट ऑफ बर्थ बदल सकता है, जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। तो इसी प्रकार से अमेरिका में, ब्रिटेन में, इन सभी जगहों में होता क्या है कि प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ही रिकॉर्ड होता है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आपका है तो उसका नक्शा होता है आपकी प्रॉपर्टी का, और उसमें एक नंबर होता है, जैसे आधार नंबर होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर होता है, और उस नंबर के अंदर सारा प्रॉपर्टी आपका अंकित होता है, सारा चीज़ रहता है, और आपके फिंगर से और आपके आइज से और आपके OTP से वो चीज़ लॉक रहता है। जब तक आप उसे ये चीज़ देंगे नहीं, कोई नहीं देख सकता है आपके प्रॉपर्टी का पेपर कि आपके प्रॉपर्टी में कितना प्रॉपर्टी है, कहाँ है और क्या है। लेकिन जब उसे आपको बेचना होगा, आपको कभी बेचना होगा, तो आप जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा जाएगा, देख लेगा क्लियर कि आपकी ज़मीन है, और वहीं पर आप किसी को रजिस्ट्री करते हैं तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्री हो जाएगा उसके नाम से, और ऑनलाइन ही उसी वक्त, मतलब उसी दिन ऑन रिकॉर्ड आपके नाम से उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर दोनों का फिंगर, दोनों का आइज, दोनों का सारा चीज़ लेकर, दोनों का मोबाइल नंबर OTP डाल के वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। फिर ऑन रिकॉर्ड रहता है, कभी भी देख सकते हैं कि आपका इतना ज़मीन था, आपने इतना बेच लिया है किसी के नाम से, और ये जो बचा सा आपका बचा हुआ है, और फिर जो आपने बेचा वो उसके नाम से उतना चढ़ गया। सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। आप कहीं भी उस नंबर से, यूनिक नंबर से कहीं भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ है, किसका है, किसके कब्जा में, सारा चीज़ ऑन रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन रहता है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ आज भी खाता वही चल रहा है, केवाला, जमाबंदी, तो बलगुजारी रसीद,
क्या क्या प्रक्रिया है कि लोग रजिस्टर में ही उलझ के रह जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में जाइए तो पेपर पर पेपर, आवेदन पर आवेदन, केस पर केस, सारा चीज़ पेपरों में ही चलता रहता है। और इस पेपर के चक्कर में इंसान का ज़िंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होता जाता है। बहुत लोग तो केस मुकदमा में ऐसे फंसते हैं कि 30 वर्ष के बंदा लगता है 50 वर्ष का हो गया टेंशन में, और बेचारा मर जाता है, कुछ हासिल नहीं होता है, बाद में उनके बच्चों को कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। तो इसलिए उन सभी देशों में ज़मीन का विवाद नहीं होता है, प्रॉपर्टी विवाद नहीं होता है, ऑनलाइन रहता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। वहाँ पे आप जब भी अपना ज़मीन का आपको देखना है रिकॉर्ड, आप अपना यूनिक नंबर डालिए, प्रॉपर्टी नंबर डालिए और अपना फिंगर दीजिए। वहाँ पे आप खुद अपने मोबाइल में देख सकते हैं, किसी कंप्यूटर में देख सकते हैं, कहीं भी आप खुद से भी देख सकते हैं। आपका रिकॉर्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप किसी को फिर अंगूठा नहीं देंगे, फिर वहाँ पे सारा प्रक्रिया नहीं करेंगे, तब तक ऑनलाइन ना कोई बदलाव किया जा सकता है, ना किसी के नाम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना उसका कोई कागजात तैयार करवा सकता है, ना फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, ना उसमें स्टाम्प पेपर की ज़रूरत होती है, कुछ भी नहीं किया जाता है। सब चीज़ ऑनलाइन है, आधार की तरह। जैसे आधार आपका सिक्योर है उसी तरह वो भी सिक्योर होता है, वहाँ प्रॉपर्टी भी। तो इसीलिए वहाँ प्रॉपर्टी का विवाद नहीं होता है। प्रॉपर्टी का विवाद कब होता है? वहाँ प्रॉपर्टी विवाद सिर्फ एक कारण से ही होता है। कारण सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है? जैसे कि किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, पैसे वाले होते हैं और उनका कोई वारिस नहीं रहता है, उनका कोई वारिस नहीं रहता है, और होता क्या है कि वो मर जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी पर जो दावा करता है, जो भी दावा करता है, उनका परिवार वाला हो, कोई निकल जाता है नया, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो जो उस पर दावा करता है, तो उस प्रॉपर्टी के लेने के लिए जो केस फाइल करता है, या फिर दावेदारी के लिए उत्तराधिकारी के लिए जो केस फाइल करता है, तो ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं। लेकिन विवाद वाला झगड़ा नहीं होता है, बंटवारा का झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई में प्रॉपर्टी बंटवारा का झगड़ा नहीं होता है। भाई भाई में क्यों नहीं होता है? वजह, अब मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारा, अब जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे जाएंगे, चाहे 2 है 3 है, उसको बंटवारा करना ही नहीं। वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जब जाएंगे वहाँ से खुद पदाधिकारी उसको ऑनलाइन ही बंटवारा कर देता है, फिर पोजीशन पर जाकर खुद बंटवारा करके क्लियर करवा के चला आता है। सिर्फ 2 दिन का समय लगता है, अब कोई विवाद नहीं होता। अपने यहाँ क्या है, आप बंटवारा के लिए तहसील में आवेदन देंगे, जब आवेदन देंगे तो आवेदन पर कब सुनवाई होगा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। अगर सुनवाई हो भी जाता है तो आपके यहाँ कर्मचारी को भेजा जाएगा, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी पैसे की डिमांड की जाएगी या फिर टरकाया जाएगा। फिर अगर वहाँ पर नक्शा वक्शा तैयार कर दिया सब कुछ, फिर आपको बिना काम के ब्लॉक में, तहसील में, अंचल कार्यालय में दौड़ाया जाएगा 2-4 बार। अभी फाइल आगे बढ़ा नहीं है तो या फिर साहेब नहीं थे, या फिर फलाना नहीं था, या फिर तहसीलदार कहीं गए हुए थे, इस तरह की बहुत सारे बहाना करके कभी कहेंगे मीटिंग में गए हुए थे। ज़्यादातर तो बताएंगे कि मीटिंग में, जैसे लगता है 24 घंटा तहसीलदार का मीटिंग ही होता रहता है, तो ज़्यादातर आपको मीटिंग ही बताएंगे। तो इस तरह करके आपको टरकाया जाएगा। करते करते जो 1 महीना का काम है वो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कभी कभी तो 1 साल लग जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया चलता है। तो ये प्रक्रिया बहुत उलझन भरी है यहाँ का, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम बना हुआ है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि क्यों मैं बक रहा हूँ, इतना क्यों बकवास कर रहा हूँ इतना मिनट से, तो आपको बता दो कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर एक्टिव रहेंगे, आप अगर इसमें एक्टिव रहेंगे तो कोई विवाद ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप एक्टिव रहेंगे तो उसको काम करना पड़ेगा, और यहाँ भी काम जल्दी होगा। भले ही पेपर वर्क है लेकिन काम जल्दी होगा। तो आपको करना क्या है कि ज़मीन आप किसी से खरीद लिए, केवल आपको मिल गया, रजिस्टर्ड डीड मिल गया, आप डायरेक्ट 2-4 दिन 10 दिन के बाद आवेदन कर देंगे उसको। ऑनलाइन आवेदन अब होता है, पहले तो ऑफलाइन होता था। ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर दीजिए, कहीं से भी, कोई भी। आप कंप्यूटर वाला के पास जाएंगे, कहीं भी जो डिजिटल आपको काम होता है, सर्विस होता है, दुकान होता है, वहाँ पे आप जाएंगे, या फिर साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन जब कर देंगे ऑनलाइन, तो उसका एक हार्ड कॉपी, जो आपके पास रजिस्ट्री का पेपर रहेगा, उसका हार्ड कॉपी, मतलब फोटो स्टेट करा के, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, उसका फोटो कॉपी करा के, फोटो स्टेट करा के आप राजस्व कर्मचारी के पास जाकर जमा कर देंगे, या फिर तहसील में जाकर जमा कर देंगे। इससे होगा क्या कि हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों चेक करेंगे, दोनों मिलाएंगे, दोनों सही पाया गया तो आपको 1 महीना से लेकर 35 दिन के बीच आपको आराम से करके दे दिया जाएगा दाखिल खारिज। सारा चीज़ जमाबंदी में नाम चढ़ा कर रसीद काट के आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा लगेगा भी तो मैक्सिमम आपको 2 महीना लगेगा। इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता, कोई बहाना भी नहीं कर सकता, वहाँ बहाना कोई चलेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे, आप जाएंगे, खुद से सारा काम करेंगे। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। या फिर आप जो आपस में बंटवारा करते हैं, भाइयों में बंटवारा करते हैं, चाचाओं में बंटवारा करते हैं, तो बंटवारा कर लिए, पंचनामा बना लिए, ठीक है, सारा चीज़ कर लिए, लेकिन वो पंचनामे से कुछ होने वाला नहीं है, कोर्ट नहीं मानता। 20 साल बाद जब आपके परिवार में विवाद होगा ना, जब कोर्ट में जमा करने जाएंगे पंचनामा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पंच जो लिख के देता है वो पंच भी 20 साल 30 साल बाद आपके बच्चों का सुलहनामा कराने के लिए नहीं रहेगा, कोर्ट में दौड़ने के लिए नहीं रहेगा, उसका गवाही देने के लिए नहीं बचेगा वो, तो वो विवाद होना ही होना है। तो पंचनामा जो बनाते हैं आप,
पंचायत में कर लिए अलग अलग लिखित में, तो उसको लेकर आप तहसील जरूर चले जाएँ, या फिर आप अपने कर्मचारी के पास चले जाए, पटवारी के पास चले जाए, वहाँ जाकर पंचनामा के आधार पर एक वंशावली भी बनवा ले और उसके आधार पर सारा खतियान वगैरह निकाल के ज़मीन पर, और वहाँ जाकर आप बताएं कि मैंने अपने इतने भाइयों में इतना बंटवारा कर लिया है। सभी लोग को जाना पड़ेगा, जितने आप भाई हैं सब जाएंगे, बहन है जो भी वो भी जाएगी। अगर लेना चाह रही है बहन तो, अगर हक त्याग करना चाह रही है, नहीं लेना चाह रही तो अलग बात है, भाई सभी जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर जाकर बोलेंगे, एक आवेदन देंगे, वो सारा काम करके आपको कर्मचारी भेजेंगे आपको स्पॉट पे, वहाँ पर बंटवारा करके सारा चीज़ करके नक्शा बना के कहाँ किसको मिलना है, कहाँ कौन ले रहा है, सारा चीज़ करके अलग अलग रसीद काट के अलग अलग जमाबंदी करके आपको रसीद दे दिया जाएगा। विवाद वहाँ पे खत्म हो जाएगा, अपने अपने नाम से ज़मीन हो गया, फिर आपके बाल बच्चे का डायरेक्ट उसमें हक हिस्सेदारी हो गया, आपके भाई से चाचा से कोई मतलब नहीं रहा। तो कितनी आसानी से काम हो जाती है। तो यह काम आपको करना है। बहुत लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, तो ये बहाना है, ये अक्सर देखिएगा बहाना है। दौड़ना पड़ता है, मुझे भी मालूम है, घर में बैठे कैसे हो जाएगा, आपको 1-2 बार तो जाना ही पड़ेगा। बहुत सारा काम रहता है तहसीलदार के पास, बहुत सारा काम रहता है पटवारी के पास, बहुत सारा काम रहता है राजस्व कर्मचारी के पास, तो आपको 1-2 बार जाना ही होगा। एक बार तो जानकारी लेने जाना होगा, दूसरी बार आवेदन करने जाना पड़ेगा, तीसरी बार आपको पूछने के लिए जाना पड़ेगा, हो सकता है चौथी बार आपको रसीद कटाने जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का मामला है तो 3-4 बार तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं घर बैठे हो जाए तो फिर विवाद ही सही है, फिर कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए, तब तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो आपको थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी आपने खरीदा है तो उस प्रॉपर्टी का सेफ बनाने के लिए, सिक्योर कराने के लिए आपको 3-4 बार दौड़ना पड़ेगा। 3-4 बार दौड़ने का मतलब 3-4 दिन आपका खराब होगा। तो पूरे जीवन की लड़ाई लड़ने से बेहतर है 4 दिन तो आप दौड़ सकते हैं। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कर रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर आप घर बना कर रह रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी भर का मतलब सपना है वहाँ पर, तो उसके लिए 4 दिन आप समय नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि विवाद खुद अरजते हैं आप, विवाद इसका मतलब खुद अरजते हैं आप, परेशान नहीं होना चाह रहे हैं तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तार से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, तो आप इस पर अमल करें और इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ नया पूछना है, आप अननोन है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ सकते, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसमें जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो फिर इसी प्रकार से आपके भी टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसका निदान उसमें पक्का रहेगा। तो इसी तरह प्रकार से वीडियो आप देखते रहेंगे तो किसी न किसी वीडियो में आपको निदान जरूर मिल जाएगा। तो जुड़े रहें मुझसे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, जो घंटी होता है, उसको भी दबा लें और हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप घंटी दबा लेते हैं तो इसी प्रकार जुड़े रहें मुझसे। तो फिर इसी प्रकार से फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, आप ही के सवाल के जवाब में।